हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ मैं, ये ऑटिज्म का आपका फोर्थ पार्ट है। और इस पार्ट में जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, जो पुराने पेपर्स जो आए हैं उनके बारे में जो है बात करेंगे, जो ऑटिज्म से रिलेटेड है। तो ये वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके प्रैक्टिस के पर्पज से, और जो आगे पेपर आएंगे तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। तो ये पीआरटी जो आपका 2018 का जो पेपर था स्पेशल एजुकेटर का, ये वो है। और इसमें 107 जो है ऑटिज्म से रिलेटेड जो है पहला क्वेश्चन है। तो ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड टू ऑटिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटिज्म से संबंधित एक विकासात्मक रोग नहीं है? तो एस्पर्जर सिंड्रोम है, रेट डिसऑर्डर है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और डिमेंशिया है। और इसमें भी जो है हिंदी में भी सेम है। तो मैंने जो है आपको बताया था ऑटिज्म जो है, ठीक है, उसमें जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो उसमें से जो मैंने बताया था, रेट डिसऑर्डर होता है एक आपका, एक एस्पर्जर होता है, एक परवेसिव। डिमेंशिया नहीं होता। डिमेंशिया में क्या होता है, डिमेंशिया भूलने की बीमारी होती है। तो डिमेंशिया ये आपका ना, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डिमेंशिया और डेलीरियम जो है, ये मैं आपको आगे जो आपकी मेंटल इलनेस की जो वीडियो आनी है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिमेंशिया क्या होता है और डेलीरियम और जो मेंटल डिसऑर्डर हैं वो क्या होते हैं। तो ये जो है ये आपका हो गया। आगे चलते हैं। ऑटिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑटिज्म जो है क्या है, मतलब ऑटिज्म के लक्षण क्या क्या हैं? अनयूजुअल बिहेवियर पैटर्न्स, असामान्य व्यवहार, तो देखो ये तो होता ही है। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्षतिग्रस्त संप्रेषण कौशल, तो ये भी होता है। कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत करने में दिक्कत होती है। और पुअर सोशल इंटरेक्शन, और पुअर जो है सामाजिक संपर्क होता है, बच्चा जो है इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। तो ये जो है तीनों ही, इट मीन्स ये तीनों ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोलेलिया इज डिफाइंड एज, इकोलेलिया क्या है? इकोलेलिया को डैश के रूप में परिभाषित करते हैं। सिंगिंग कंसिस्टेंटली इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड टू स्पीक, बोलने के लिए शब्द का इस्तेमाल करने की बजाय लगातार। और बी है रिपीटेटेड वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हैव बीन सेड बाय अदर्स, कि रिपीटेटेड वर्ड्स या फिर जो आपके फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस मीन किसी ने कुछ बोला और उसी को आप रेगुलर बोलते जा रहे हो। दूसरे द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यांशों को दोहराना। थर्ड है यूजिंग नो वर्ड्स और साउंड्स, शब्द अथवा ध्वनि का प्रयोग न करना। और फोर्थ है स्पीकिंग इन ए मोनोटोन, एक स्वर में बोलते चले जाना। तो आपको याद होगा जब मैंने प्रीवियस में बताया था, तो आप ये देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट से, अगर आपने बोला बच्चे से, ऑटिज्म वाले से, लुक एट द एरोप्लेन, आप एरोप्लेन को देखो, द चाइल्ड में रिस्पॉन्ड एट एरोप्लेन मैनी टाइम, एट एरोप्लेन, 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 लुक एट द एरोप्लेन, वो एक से जो सेम वर्ड है वो बार बार बोलेगा। तो इससे जो है आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या है, रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हैव बीन सेड बाय अदर्स, जो दूसरों ने बोले हों। और यही जो है आपका मेन, आपको एग्जाम में याद रखना, इक्वलिब्रियम से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका आंसर होगा। दूसरे द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यांशों को दोहराना, 20 का आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 2018 का ही है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विद एएचडी, निम्नलिखित में से कौन सा एएचडी वाले व्यक्ति का लक्षण नहीं है? तो मैंने आपको जो है जितने भी आपके सिम्टम थे वो बताए थे। तो सबसे पहला क्या है आपका, सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर, स्वयं उद्दित व्यवहार। ठीक है, दूसरा है डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। और थर्ड है एक्सट्रीम फैसिनेशन एंड प्रीऑक्यूपेशन विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। और फोर्थ है अटिपिकल ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखो देखने से पता चल रहा है कि जो स्टार्टिंग के जो 3 सिम्टम है, बच्चों को जो है एक स्टार्टिंग में किसी जो भी ऑब्जेक्ट होता है उससे बहुत ज्यादा लगाव होता है और उनको ही वो चाहते हैं। अगर उनको वो उन्होंने वो देख लिया। ऑटिज्म वाले बच्चों में आपको देखने को मिलेगा, उनका जो स्पीच है और लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होती है उनको। और जो उनके बिहेवियर्स है वो भी उनके इस तरीके से बिहेवियर होते हैं कि वो जो है बिहेवियर जो है वो इस तरीके से शो करते हैं, कभी कभी थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाते हैं और कई बार जो है नॉर्मल ठीक भी रहते हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर होगा। आर्टिपिकल ग्रोथ, असामान्य वृद्धि और शारीरिक विकास, जो है उनकी बॉडी ठीक रहती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ऐसी नहीं है कि उनकी ग्रोथ जो है कम रह जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऑटिज्म वाले बच्चों का ये सिम्टम आपका जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नहीं होगा, बाकी 3 जो है होंगे। आगे चलते हैं। एस्पर्जर डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज, एस्पर्जर जो डिसऑर्डर है वो क्या है? अ डिले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सेल्फ स्किल्स, अ प्री डिटरमाइनिंग फैक्टर टू सिजोफ्रेनिया, typical cognitive development and impairment in social interaction, motivation in participation in social interaction। जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो ऑलरेडी कट गया, क्योंकि देखो आपको पता है मोटिवेशन बच्चों को नहीं रहता ऑटिज्म वाले बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर डी तो खत्म है। अ डिले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सेल्फ हेल्प स्किल, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका जो है डिले होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उनका जो माइंड है ना मेच्योर होता है, बट कुछ चीजों में उनको दिक्कत होती है। ऑप्शन बी ये भी हट गया। और बी है अ प्री डिटरमाइनिंग फैक्टर टू सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया नहीं होता उन्हें। सिजोफ्रेनिया अलग चीज है और आपका ऑटिज्म अलग चीज है।
तो ऑप्शन नंबर सी बचता है। आपको पॉजिटिव ऑप्शन को चूज करना है, एग्जाम में भी याद रखना। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, तो आपका जो है इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सामाजिक संपर्कों की क्षति में सामान्य संज्ञानात्मक विकास, ये ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, 136 क्वेश्चन है। द DSM-4 definition of autism indicates that a child must display autistic characteristics before the age of। तो ऑटिज्म की DSM-4 की परिभाषा दर्शाती है कि एक बालक को एक आयु से पूर्व स्वालीन के लक्षण प्रदर्शित करने आवश्यक है। तो देखो ये जो है ना DSM की जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो है आपकी, ठीक है, वो उसकी जो वीडियो है मैं अलग बताऊंगा, बट लेकिन मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ कि आप एग्जाम में गलत ना करो। तो इसका जो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड होगा। 3 साल से जो एज है, ठीक है, उस टाइम तक जो है बच्चा जो है अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो शो करने लगता है। तो यही DSM-4 में दे रखा है। वो मैं आपको वीडियो उसकी आ जाएगी जल्दी, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑटिज्म की वीडियो पहले डाल रहा था और DSM की वीडियो में बाद में डालता। आगे चलते हैं, what एजुकेशनल लेवल आर मोस्ट इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म फर्स्ट आइडेंटिफाइड। तो किस शैक्षिक स्तर पर ऑटिज्म के अधिकतम रोगी पहली बार पहचाने जाते हैं? मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल या प्री स्कूल, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय या पूर्व विद्यालय। तो देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन लेवल दे रखे हैं। तो पहले अर्ली चाइल्डहुड जो है प्री स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है। तो देखो ये तो आपको आइडेंटिफाई खुद पता है कि अभी मैंने बोला कि 3 साल से जो बच्चा एज वाला होता है, 3 साल से ऊपर जो DSM ने बताया है, तो वही जो है वो कौन सा स्कूल होगा, अर्ली चाइल्डहुड होगा या फिर प्री स्कूल, क्योंकि दोनों सेम ही नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा प्री स्कूल, ठीक है, पूर्व विद्यालय। और इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए समझाया ताकि आप इसको लिख सको। आगे चलते हैं, टीचिंग सोशल स्किल्स टू स्टूडेंट विद ऑटिज्म इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टॉट। ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलता डैश सिखाना अधिक प्रभावी होता है with other student with autism or other disabilities in isolation, so there are no exogenous stimuli, or in multiple settings through the day in the special education classroom। ठीक है, तो विषय शिक्षा कक्षा में सिखाओगे या फिर एकांत में या फिर पूरे दिन में कई बार। तो देखो मैं आपको ना स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, कि अगर आप इस ऑटिज्म वाले बच्चों को अगर आप सब बच्चों के साथ सिखाओगे, ठीक है, अदर डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ, तो ये थोड़े क्वेश्चन ना बड़े सिमिलर लगेंगे आपको, पर लेकिन आपको स्पेसिफिक एक अच्छा जो है पॉजिटिव आपको ऑप्शन देखना है। तो देखो अगर आप और डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ सिखाओगे तो और डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो होते हैं वो खुद जो है अपनी डिसेबिलिटी से थोड़े परेशान होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है। तो ऑटिज्म वाला बच्चा उनसे ज्यादा इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएगा। अगर कोई HI वाला बच्चा है तो आपको क्या है, उनको ना नॉर्मल बच्चों के साथ सिखाना पड़ेगा, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, आइसोलेशन के साथ भी नहीं सिखाओगे। और फोर्थ ऑप्शन है इन दी स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम। तो हम स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में सारे जो है स्पेशल बच्चे ही होते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है नॉर्मल स्पेशल दोनों होते हैं। तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो इन मल्टीपल सेटिंग्स थ्रू आउट द डे, मल्टीपल सेटिंग्स का मतलब हुआ कि आप उनको स्पेशल एजुकेशन में भी सिखाओगे, आप उनको नॉर्मल में भी सिखाओगे, आप उसको इंडिविजुअल मतलब मल्टीपल सेटिंग्स मतलब तरह तरह की आप जो है एक कंडीशंस जो है आप बनाओगे बच्चे के लिए, ठीक है। और आप ऐसा एनवायरनमेंट पे करोगे कि आप उसको जो है सोशल स्किल सिखा सको, टीचर्स के पास ले जाके, पीयर ग्रुप में ले जाके, इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में ले जाके और स्पेशल वाले में भी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हिंदी में जो है थोड़ा गलत दे रखा है, इसका मतलब पूरे दिन में कई बार ऐसा नहीं है। मल्टीपल सेटिंग्स का मतलब ये होगा कि तरह तरह के एनवायरनमेंट में आप ले जाकर उसे सिखाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस कैपिटलाइजेस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मोस्ट स्टूडेंट विद ऑटिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण यंत्र ऑटिज्म वाले अधिकांश व्यक्तियों की शक्तियों पर आधारित है? ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन जो डिवाइस है वो ज्यादातर ना जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो है उनके ऊपर ही जो है आधारित है। तो पहला ऑप्शन है आपका वर्बल डायरेक्शन एंड पीयर ट्यूटर्स, मौखिक निर्देश और सामूहिक शिक्षक। ठीक है, तो देखो वर्बल डायरेक्शन आप दे सकते हो, पर लेकिन पीयर ट्यूटर्स ना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि पीयर ट्यूटर जो अब ऑटिज्म वाले बच्चों को कोई सिखा ही नहीं सकता जो साथ वाला, क्योंकि ऑटिज्म वाले बच्चे में इतनी सारे इश्यूज होते हैं चीजों को लेकर, सेंसरी इश्यूज होते हैं। और हैंड्स ऑन लर्निंग वेयर द टीचर वर्बली इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट, वर्बली नहीं होता, वर्बली मतलब आपको जो है ना टीचर को सिर्फ वर्बल प्रॉम्प्ट देने से नहीं होगा, ऑटिज्म वाले बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट भी देना होता है। तो ये ऑप्शन दोनों तो कट हो गई और ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या बचा आपका? थर्ड, दृश्य समय सारणीय चार्ट और पंक्ति कार्ड। तो हम ऑटिज्म वाले बच्चों को विजुअल जो शेड्यूल्स हैं, चार्ट्स हैं और क्यू कार्ड्स हैं उनसे जो है सिखाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको ये चीज याद रखनी है। ये 2018 के क्वेश्चन थे। अब 2021 जो PRT का आपका जो पेपर हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आर ए हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ न्यूरो
बिहेवियरल सिंड्रोम्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन। तो डेवलपमेंटल डिले नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया था डेवलपमेंटल डिले नहीं होता, डिलेड माइलस्टोन्स भी नहीं होते, कुछ चीजों में होते हैं बट लेकिन सब में नहीं होते, और फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं होता। होता क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल, लिमिटेड और सीवियरली इम्पेयर्ड इमेजिनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका आंसर होगा। सोशल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन स्किल में होती है, लिमिटेड और सीवियर जो है इम्पेयर्ड इमेजिनेशन होती है। आगे चलते हैं। द टीच प्रोग्राम हैज बीन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर चिल्ड्रन विद। तो मैंने बताया था जो टीच प्रोग्राम है वो किसके लिए है, वो है ऑटिज्म के लिए। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि जो टीच की फुल फॉर्म है ये याद रखें, और टीच प्रोग्राम जो है ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए होता है और ये एग्जाम में आ सकती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये कौन सा जो इसमें से एग्जाम्पल है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है। तो देखो आरपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था, तो आरपीडब्ल्यूडी में क्या था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में दो डिसेंशन थी। फर्स्ट थी आपकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, और दूसरी थी आपकी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये दो जो है ये आपकी और उनके अंदर आती है। तो मुझे जो लगता है ये दोनों जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ही एक एग्जांपल है। पर ऑप्शन हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए जो है, तो हो सकता है ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा हो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसमें जो है दोनों ही आंसर बन रहे हैं, तो इसका आंसर जो है सभी को दिया हो। पर लेकिन इसका जो आंसर होगा, डिसलेक्सिया भी आपकी जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, माइंड से रिलेटेड, जैसा मैंने बताया था, लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में भी मैंने आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन भी कुछ जो है सिमिलर ही है, पर लेकिन वो भी जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ही आता है। तो ये जो है इसका आंसर जो है मैं जो कहूंगा, क्योंकि कोई ज्यादातर बचता है कि सर डिसलेक्सिया है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, तो ये थोड़ा ना मिक्स है, तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो मेंटल रिटार्डेशन आप लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म एक्सेप्ट। इसमें से जो कौन कौन से जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑटिज्म के, ठीक है, किसको छोड़ के। सीवियर डेफिसिट होते हैं सोशल इंटरेक्शन में, तो ये तो ठीक है आपका ये आंसर। डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ये भी ठीक है। रिपीटेड बिहेवियर होता है, ये भी ठीक है। पर लेकिन ऑप्शन जो फर्स्ट है, ऑनसेट आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ एज, तो जो ऑटिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 6 साल के बाद दिखते हैं, वो नहीं। मैंने बताया था वो डीएसएम 4 के अकॉर्डिंग क्या है, 3 साल के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन हिड। इसमें से जो है कौन सा जो है एग्जाम्पल है हिडन डिसेबिलिटी का। तो ये जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हिडन डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, एडीएचडी, बाइपोलर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ये जो तीनों है ना, ऑटिज्म है, एडीएचडी है, बाइपोलर है, इन तीनों के जो है सिम्टम ना दिखते नहीं है, बट लेकिन ये छुपे हुए होते हैं। जैसे हिडन, मैंने आपको लर्निंग डिसेबिलिटी का भी एग्जांपल दिया था, तो सेम लर्निंग डिसेबिलिटी का जो सिम्टम होता है वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और तीनों जो ये होते हैं, बाइपोलर का मतलब होता है टू एक्सट्रीम मूड, कभी इंसान हंसने लगेगा कभी रोने लगेगा। और अटेंशन, एडीएचडी की फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये भी जो है हमें आइडेंटिफाई करना होता है बच्चे में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है आपका टीजीटी का पेपर है लास्ट 2021 का, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लगा रखा है मैंने। व्हाट डज कार्स रेटिंग सिस्टम स्टैंड फॉर। तो कार्स जो रेटिंग सिस्टम है वो क्या स्टैंड करता है, मतलब फुल फॉर्म क्या है उसकी, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, क्लिनिकल ऑटिज्म रेटिंग स्केल, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्कोर, या फिर कॉग्निटिव ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ। ये जो है मैंने आपको बताया था जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल कार्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था लास्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही इसका आपका आंसर होगा। बाकी ऑटिज्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक आएगा या फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेंटल इलनेस पे आएगी। बाकी इससे पहले मैं डीएसएम बता दूंगा, क्योंकि डीएसएम जो है मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएसएम के अंदर जो है ऑटिज्म के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। तो आगे मैं डीएसएम के बारे में बात करूंगा। बाकी इस वीडियो में जो है इतना ही। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जितने थे, तो ये 2014 पीआरटी का पेपर था आपका, पोस्ट कोड 147/14। और ये वाला जो पेपर था ये आपका लास्ट ईयर 2021 का था, टीजीटी का। ठीक है, उससे जो क्वेश्चन था। बाकी और जो मैंने क्वेश्चन बताए, ये वाला 21 का भी था, ये वाला जो है पीआरटी का था। बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक जो है चैनल पे बने रहे, और मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को जो है जितने भी कैंडिडेट जो है प्रिपरेशन करें उन तक जो है आप शेयर करना। बाकी अपने चैनल डिसेबिलिटी को आप शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, जब तक बाय।